सर स्थित स्ट्रांग रूम में वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी और सीट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। महागठबंधन की ओर से जेडीयू के मनोज कुशवाहा और बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन वीआईपी और एआईएमआईएम प्रत्याशियों ने उपचुनाव को और भी रोचक बना दिया है। कुढ़नी विधानसभा सीट का चुनाव परिणाम कुछ ही देर में सामने आने वाला है। जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई। वैसे तो उपचुनाव में कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन सीधा मुकाबला महागठबंधन से जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा और बीजेपी के उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता के बीच है। मुकेश सहनी की वीआईपी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने उम्मीदवार उतारकर इस एक सीट के जंग को बेहद रोचक बना दिया है। 2020 में विधायक बने आरजेडी के अनिल सहनी की विधायकी एलटीसी घोटाले में दोषी पाए जाने और 3 साल की सजा के बाद चली गई थी, जिसके बाद कुढ़नी सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। इस बार जेडीयू के मनोज कुशवाहा महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, तो बीजेपी से केदार गुप्ता, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के नीलाभ मिश्रा और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की मुर्तजा अंसारी चुनाव मैदान में हैं, यानी मुकाबला चौतरफा है। दिलचस्प है कि 2015 में बीजेपी के मौजूदा प्रत्याशी केदार गुप्ता ने जेडीयू के मनोज कुशवाहा को हराया था। बीजेपी ने फिर से केदार गुप्ता पर ही दांव खेला है। हाल ही में हुए मोकामा और गोपालगंज के उपचुनाव में दोनों सीटों पर मुकाबला 1-1 की बराबरी पर बीजेपी और महागठबंधन के बीच खत्म हुआ था, लेकिन कुढ़नी की सिटिंग सीट आरजेडी ने जेडीयू को दे दी है। ऐसे में नीतीश की प्रतिष्ठा दांव पर है। नीतीश के साथ ही तेजस्वी यादव के लिए भी बड़ा इम्तिहान है। आखिर कुढ़नी उपचुनाव क्यों अहम है, इसे भी समझ लीजिए। दरअसल कुढ़नी की सीटिंग सीट इस बार आरजेडी ने सहयोगी जेडीयू को दी है। मुकाबला जेडीयू, बीजेपी, वीआईपी और एआईएमआईएम के बीच हो रहा है। मुकेश सहनी की वीआईपी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने चुनाव को रोचक बना दिया है। उपचुनाव के परिणाम से जातीय समीकरण तय होंगे। हार जीत से पार्टियों की रणनीति भी बदलेगी। जेडीयू उम्मीदवार यदि हारा तो महागठबंधन को झटका लगेगा, जबकि यदि बीजेपी की जीत हुई तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इसे अच्छा संकेत पार्टी के लिए माना जाएगा। कुढ़नी की लड़ाई को धार देने पहली बार नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ चुनाव प्रचार करने आए। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी अपनी सभा में पिता लालू प्रसाद के खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर लोगों से इमोशनल कार्ड खेला था। जीत के दावे भले ही महागठबंधन और बीजेपी की ओर से किए जा रहे हों, लेकिन नाक की लड़ाई बनी कुढ़नी सीट पर जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है, इसका पता तो नतीजा आने के बाद ही चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुढ़नी की लड़ाई के मायने समझिए। मुजफ्फरपुर की कुढ़नी सीट का उपचुनाव चौतरफा मुकाबला बन चुका है। जेडीयू, बीजेपी, वीआईपी, एआईएमआईएम के बीच कुढ़नी में टक्कर हो रही है। नीतीश कुमार ने यहां पहली बार तेजस्वी यादव के साथ जनसभा की और पिछले 2 उपचुनाव, मोकामा उपचुनाव और गोपालगंज में नीतीश कुमार प्रचार करने नहीं गए थे। तब दोनों सीटों पर महागठबंधन की तरफ से आरजेडी उम्मीदवार मैदान में थे। यह समझना यहां जरूरी है कि मोकामा और गोपालगंज सीट पर जेडीयू ने उम्मीदवार नहीं उतारा था। कुढ़नी सीट पर आरजेडी ने अपनी सीटिंग सीट को जेडीयू के लिए छोड़ दिया और ऐसे में नीतीश के साथ बीजेपी के लिए यह सीट प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई। तेजस्वी यादव ने कुढ़नी में पिता लालू प्रसाद के नाम से इमोशनल कार्ड खेला। जीत का दावा सभी पार्टियां कर रही हैं। अब 8 दिसंबर को आने वाले नतीजे तय कर देंगे कि जनता का आशीर्वाद किनके साथ गया है। चलिए, इसके बाद यह समझिए कि ये उपचुनाव क्यों अहम है। इसे समझना होगा तो नीतीश ने कामकाज अपने गिनाए हैं, तेजस्वी ने इमोशनल कार्ड खेला है। उपचुनाव के परिणाम से जातीय समीकरण जो हैं वो तय हो जाएंगे। हार जीत से पार्टियों की रणनीति भी बदलेगी। इसके अलावा जेडीयू उम्मीदवार अगर हारे तो महागठबंधन को झटका लगेगा। बीजेपी की जीत हुई तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक अच्छा संकेत माना जाएगा। कुढ़नी का किंग कौन होगा, किसके सिर पर जीत का सेहरा सजेगा, इस सवाल का जवाब तो गुरुवार को अपने तय वक्त पर आएगा, लेकिन नतीजे को लेकर जीत का दावा अभी से होने लगा है। मुकाबला जीत के लिए ही लड़ा जाता है और सियासत में जीत के मायने बहुत व्यापक होते हैं।
कुडनी उपचुनाव में भी सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। यही कारण है कि चुनाव का परिणाम प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है और सभी दल इस प्रतिष्ठा को ये कहकर स्थापित करना चाहते हैं कि वो जीत रहे हैं। जेडीयू कहती है कि कुडनी में बीजेपी ने पहले ही हार स्वीकार कर ली है, वहाँ तो महागठबंधन की जीत में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। क्योंकि परिणाम तो अब बीजेपी के लोगों ने स्वीकार ही कर लिया है। जो स्टेटमेंट उनका है, जो अनर्गल आरोप है, उसको देखकर तो कोई भी व्यक्ति अर्थ लगा ही सकता है कि महागठबंधन की जीत वहाँ 100% से ज्यादा पक्की है। तो अब वहाँ के बारे में कोई कहाँ कंफ्यूजन है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से धन बल का प्रयोग किया, नफरतवाद का, जातवाद का विष वमन किया उपचुनाव में, सारे केंद्रीय मंत्री इनके घर घर जाकर के पॉप पकड़ रहे थे और कुडनी की जनता देश से बढ़ती महंगाई के खिलाफ मतदान किया है। आरजेडी इस चुनाव में बीजेपी पर जाति पात और नफरत के विष वमन का आरोप लगाते हुए जीत का दावा कर रही है। जीत के इन्हीं दावों के बीच सियासी व्यंग के तीर भी छोड़े जा रहे हैं, जिसका प्रत्युत्तर बीजेपी ने भी उसी अंदाज में दिया है। जीत का पूरा भरोसा उसे भी है और पूरा प्रशासन को लगाकर जिस तरह बूथ कैप्चरिंग करने का प्रयास किया, उसके बावजूद पूरे कुडनी विधानसभा के आम लोगों ने जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, इससे स्पष्ट हो गया है कि अब नीतीश मुक्त बिहार बनाना चाहती है बिहार की जनता और कुडनी इसका नींव रखने का काम कर रही है। जीत के अपने अपने दावों के बीच सबसे रोचक दावा तो विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी की ओर से हुआ है। कुडनी में नतीजे को लेकर वीआईपी के नेता इतने आश्वस्त हैं कि अभी से 2 क्विंटल लड्डू को बंधवाने का काम शुरू कर दिया। वैसे तो इस उपचुनाव में मुख्य लड़ाई महागठबंधन और बीजेपी के बीच है, लेकिन वीआईपी और एमआईएम के उम्मीदवारों ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। चुनाव हम भारी मतों से जीत रहे हैं। कल तो हम लड्डू मिठाई भी बांटेंगे, तैयारी करवा रहे हैं। अगर तैयारी किसी को देखना है तो हमारे आ जाए, वहाँ इको पार्क के पास देख के जो है वहाँ 2 क्विंटल लड्डू बट रहा है। भारी मतों से हम चुनाव जीत रहे हैं। बीजेपी हो या गठबंधन, दोनों दलों ने कुडनी का किंग बनाने के लिए कड़ा संघर्ष किया है। ये सीट प्रतिष्ठा की सीट है, लिहाजा बीजेपी के बड़े नेताओं ने कुडनी में कैंप किया, तो दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने संयुक्त रैली की। डिप्टी सीएम ने लालू प्रसाद यादव को लेकर इमोशनल कार्ड भी खेला था। लेकिन जीत के अपने अपने दावों के बीच देखने वाली बात यह है कि जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया है, किसे अपना आशीर्वाद दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। कुडनी पर जीत के दावों को समझिए। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा इस उपचुनाव में दांव पर लगी है। तेजस्वी यादव के लिए वोट बैंक जेडीयू के पक्ष में कराने की चुनौती है। 2020 के चुनाव में बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो अच्छा रहा था। मात्र 712 मतों से केदार गुप्ता आरजेडी के अनिल सहनी से हारे थे और इस बार मैदान में बीजेपी के सामने महागठबंधन से जेडीयू के उम्मीदवार हैं। समझने वाली बात यह है कि पिछली बार एनडीए की सरकार थी, हालांकि दोनों वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों के नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद चुनावी सभा करने कुडनी पहुंचे थे। तेजस्वी, मांझी, ललन सिंह समेत महागठबंधन के तमाम नेताओं ने चुनावी सभाएं की। वीआईपी और एआईएमआईएम प्रत्याशी भी उपचुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। बिहार में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में क्राइम के बहाने सियासत हो रही है। लेकिन नेता सियासत में अपनी भाषाई मर्यादा भी भूल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और इसके बाद राजनीति बेहद गर्म हो गई। सरकार संवेदनहीन है। ये जंगल राज की वापसी ला करके बिहार सरकार के मुख्यमंत्री अपना पीठ थपथपा रहे हैं। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने क्यों जंगल राज की वापसी की बात कह रहे हैं, तो उसकी वजह हाल के दिनों में बिहार में बढ़ती आपराधिक वारदातें हैं। अश्विनी चौबे ने सरकार पर हमला बोला, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने नीतीश कुमार पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। बिहार सरकार पूरी तरह से और मुख्यमंत्री के शिकार पर चले गए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2 दिन से हत्याएं हो रही है, 2 दिन से लोगों को खुल करके लोगों को, लेकिन सरकार संवेदनहीन है। ये जंगल राज की वापसी ला करके बिहार सरकार के मुख्यमंत्री अपना पीठ थपथपा रहे हैं।
मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। सुनिए, दरअसल केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे कैमूर जिले में जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पर यह विवादित टिप्पणी कर दी, जिसके बाद सियासत बेहद गर्म हो गई। केंद्र में मंत्री रहने के बावजूद इस तरह का भाषा का प्रयोग वही कर सकता है जो मानसिक रूप से बीमार है, जो विक्षिप्त है। तो यहाँ तो एक आरोग्यशाला झारखंड में भी है, मानसिक हॉस्पिटल है, और कोइलवर में खुल गया, तो ऐसे लोग को ही आ जाना चाहिए। देखिए, भाजपा के स्तर पर जाकर जवाब देना उचित तो नहीं लगता, लेकिन कभी कभी जैसे को तैसा करना पड़ता है। अश्विनी चौबे जी को ये बता दीजिए कि गृहस्थ जीवन जीने वाला बाल बच्चेदार आदमी वो होता है जो अपनी मेहरारू को छोड़कर भाग जाता है। बिहार सरकार और नीतीश कुमार जी पूरी तरह से विफल हैं, ये तो सच्चाई है ना। अब शब्द क्या बोले हैं नहीं बोले हैं ये तो मैंने नहीं देखा, लेकिन उन्होंने अगर संदर्भ बिहार सरकार के फेल्योर पर है तो मैं भी पूरी तरह से सहमत हुआ। बिहार पूरी तरह से पंगु है। नेताओं के बयान चाहे जैसे भी हों, लेकिन भाषा की मर्यादा भी कुछ होती है। किसके लिए शब्दों का चयन किया जा रहा है, ये समझना यदि जरूरी है तो कुछ चुभते सवाल भी सरकार से पूछना लाजमी है। वो ये है कि सुशासन में अपराधियों की बहार क्यों है, लूट हत्या के मामलों में इजाफा क्यों हो रहा है, पुलिस को खुली चुनौती लुटेरे कैसे दे रहे हैं, क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। सवाल कई हैं जिसके जवाब देने में पुलिस प्रशासन के पसीने छूट जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सियासत की अमर्यादित भाषा को समझिए। दरअसल बिहार में लगातार क्राइम के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। लूट हत्या के केस में इजाफा हो रहा है। पुलिस प्रशासन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार की किरकिरी हो रही है और जो संगठित अपराध हैं उनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, इजाफा हो रहा है। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बिहार में जंगल राज रिटर्न की बात कह रहे हैं। हालांकि अश्विनी चौबे ने अपने बयान में शब्दों की मर्यादा का ख्याल नहीं रखा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी कर दी। अश्विनी चौबे के बयान के खिलाफ सियासी घमासान छिड़ा है। यह भी सही है कि सियासत में विरोध की भाषा मर्यादित होनी ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बिहार में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। आए दिन पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। समस्तीपुर में लूट की वारदात के बाद 24 घंटे बाद आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं। वहीं बेतिया में बदमाशों ने एसबीआई की शाखा से आज 12 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस को बार बार चुनौती दे रहे हैं। बदमाश क्यों बेखौफ हैं, पुलिस का इकबाल क्यों खत्म हो रहा है, समझने की जरूरत है इसे। बिहार में अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। पुलिस का इकबाल खत्म होता नजर आ रहा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि अपराधियों की एक के बाद एक करतूतें इसकी गवाही दे रही है। बुधवार को बेतिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से बदमाशों ने 12 लाख रुपए लूट लिए। लुटेरे सीसीटीवी और डीवीआर भी साथ लेकर फरार हो गए। नगर थाना क्षेत्र के संत घाट ब्रांच में दिन दहाड़े बदमाश बैंक में दाखिल होकर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं और पुलिस है कि अंधेरे में ही तीर चला रही है। दावा किया जाता है कि जल्द बदमाश गिरफ्त में होंगे। और लगभग अंदर जो बता रहे हैं कि 6 की संख्या में थे और उन्हें भी हो सकता है कि बाहर भी रहे होंगे। तो हम लोग अन्य चीज़ों को भी देख रहे हैं, आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज या अन्य चीज़ें जो भी मिले जिससे क्लियर हो सके कितने लोग। इससे पहले मंगलवार को समस्तीपुर में 12 घंटे के अंतराल में अपराधियों ने डकैती की 2 बड़ी वारदात को अंजाम दिया और पुलिस सोती रही। अब तक आरोपियों का कोई सुराग तक नहीं लग पाया है। लोगों में आक्रोश है, व्यापारी गुस्से में हैं, सड़क पर उतरकर सरकार और प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, आरोपियों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। लुटेरे इस कदर बेखौफ हैं कि वारदात से पहले सीसीटीवी का डीवीआर भी साथ ले उड़ते हैं। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं कि कानून व्यवस्था को लेकर क्या हालात हैं। व्यवसायी हो या आम पब्लिक, सभी सुरक्षा की गुहार पुलिस प्रशासन से लगा रहे हैं। इन सब के बीच सवाल पुलिस के खत्म होते इकबाल को लेकर भी उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार और बेतिया से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। बिहार में बेहिसाब लूट को समझिए। समस्तीपुर में लूट की वारदात के एक दिन बाद दूसरी बड़ी वारदात होती है। बेतिया के स्टेट बैंक की शाखा से 12 लाख की लूट बदमाश कर लेते हैं। बैंक की सुरक्षा को ठेंगा दिखाकर हथियार के साथ बदमाश आ धमकते हैं। बैंक की सुरक्षा के लिए लगाए गए सीसीटीवी की डिवाइस ही उड़ा ले जाते हैं।
अपराधी संगठित होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। और समझने वाली बात यह है कि समस्तीपुर में 30 लाख की लूट मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। पुलिस ने बदमाशों को जल्द पकड़े जाने का दावा किया। 2 दिन बाद भी बदमाश बेखौफ होकर पुलिस को मुंह चिढ़ा रहे हैं। पुलिस की सुस्ती का फायदा बदमाश उठा ले जाते हैं। प्रशासन के लचर रवैये से सरकार की किरकिरी हो रही है। बात झारखंड की करेंगे, जहां शराब से सरकार का खजाना भरने का सपना पूरा नहीं हो पा रहा। उत्पाद महकमे ने इसका ठिकाना छत्तीसगढ़ की प्लेसमेंट एजेंसी के सिर पर फोड़ दिया है। झारखंड में छत्तीसगढ़ की जिस एजेंसियों को शराब के रेवेन्यू का प्याला भरने के लिए बुलाया गया था, वो एजेंसी लक्ष्य से कोसों दूर रह गई है। खजाना खाली होता जा रहा है और सरकारी महकमे में बौखलाहट बढ़ती जा रही है। दरअसल नवंबर तक शराब के जरिए झारखंड सरकार के खजाने में 1084 करोड़ रुपए का ही रेवेन्यू आ सका और सरकार को 562 करोड़ रुपए का चूना लगा। जाहिर है उत्पाद महकमे में खलबली मच गई है। सबसे बड़े कारण तो वर्तमान में लग रहे हैं कि प्लेसमेंट एजेंसी जिनको एक काम दिया गया था, वो प्लेसमेंट एजेंसी अपने मूल काम से भटक गए हैं और वो उस सेल को जितना होना चाहिए पर मंथ वो नहीं कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की एजेंसी कैमरे के सामने तो कुछ भी कहने से बच रही है, पर दबी जुबान से उत्पाद महकमे पर असहयोग का आरोप जरूर मर रही है। दरअसल झारखंड के कई जिलों में नकली शराब की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है, जबकि देसी ब्रांड की आपूर्ति बेहद कम है। इसका असर बिक्री और रेवेन्यू पर पड़ रहा है, पर शराब विक्रेताओं की राय इस सबसे अलग है। ऐसी बात नहीं है, जिला से सहयोग की बात नहीं है। आज एक्साइज विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं क्या कर रहे हैं, सब तो उसी में घूम रहे हैं। जितने भी दरोगा हैं, जितने भी इंस्पेक्टर हैं, चाहे एक्साइज कमिश्नर हो चाहे असिस्टेंट कमिश्नर हो, उन्हीं के सेवा में लगे हुए हैं। कि हम लोग को टाइमली पेमेंट नहीं आता, इसके कारण हम लोग जो है प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा कि जो रेट में वृद्धि हुई है वो रेट हम लोग को नहीं मिल रहा है। उसके वृद्धि के लिए हम लोग उनके पास अपना वक्तव्य रखे हैं। प्राइस जब हाइक होगा तो यहाँ का कंपटीशन आपके महुआ के शराब के साथ होता है। अब महुआ का प्राइस जो सो लो होता है, तो जब आप प्राइस हाइक कीजिएगा तो आपका सेल नहीं मिलेगा। उत्पाद विभाग के आयुक्त भी भुगतान की कमी को तो राजस्व में घाटे की वजह मानते ही हैं। छत्तीसगढ़ की प्लेसमेंट एजेंसी की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं। यहाँ तक कि वो लोग अपने जो प्लेसमेंट की एजेंसी के जो लोग वहाँ पर बहाल किए गए हैं, उनको पेमेंट उनको करना है और पेमेंट करके रिम्बर्स के लिए मेरे पास बिल लाना है, लेकिन वो लोग वो भी नहीं कर पा रहे हैं। उत्पाद महकमे और छत्तीसगढ़ की प्लेसमेंट एजेंसी के बीच जारी चीज का असर झारखंड सरकार के खजाने पर पड़ा है। अब जबकि चालू वित्तीय वर्ष के महज 3 महीने बचे हैं, ऐसे में उत्पाद विभाग के राजस्व के लक्ष्य तक पहुंचना टेढ़ी खीर नजर आ रहा है। उत्पाद विभाग का साफ कहना है कि एजेंसी के अधीन जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन पर एजेंसी का ही नियंत्रण नहीं है। मतलब साफ है कि मार्च के आखिरी तक छत्तीसगढ़ की एजेंसी 2300 करोड़ का लक्ष्य कैसे पूरा करेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। दानापुर में एक निजी शादी समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शाही अंदाज में स्वागत किया गया। इस दौरान एक छोटे से बच्चे ने स्वागत गान गाकर लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गया और खूब तालियां बटोरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बच्चे की तारीफ की। आइए अब देखते हैं गाड़ी चलाने वालों के लिए एक बड़ी खबर क्या है। इस समय की बड़ी खबर, वेल्वोलिन लेकर आया है ऑल क्लाइमेट एडवांस और ऑल क्लाइमेट प्रीमियम फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल, जो कि सुटेबल है हर कार के लिए और दे बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो आइए
लोगों से पूछते हैं उनकी राय। वेल्वोलिन ऑल क्लाइमेट फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल डालने से मेरे कस्टमर की कार ठंड में हाथ सेल्फ स्टार्ट हो जाती है और बैटरी की लाइफ भी बढ़ जाती है। वेल्वोलिन और क्लाइमेट प्रीमियम इंजन ऑयल कॉम्पैक्ट कार से लेकर पावरफुल एक्सयूवी सभी गाड़ियों के लिए परफेक्ट है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।